गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए ये हम लोग ना अब लाइट का जो है वो फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने प्रीलिमिनरी से कई सारे केसेस देखे और काफी मजा भी आया और कई सारे प्रैक्टिकल चीजों को मैंने दिखाया आपको यहाँ पे और कई सारे केसेस पे सवाल भी मैंने बना के दिखाया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक छोटा सा टॉपिक प्रीलिमिनरी में बच गया था, रोटेशन। मतलब 2 मिरर को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, रोटेशन मैंने करा दिया था और 2 मिरर के बीच में एंगल्स बने। अगर सपोज करें मैंने ये भी बताया था आपको 90 ये कैसे पिछले वीडियो में, अगर ये 90 π/2 है तो कितने, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ तो कितने में बनेंगे 3, एक इधर एक कॉर्नर में, इसके कॉर्नर में यहाँ पे एक यहाँ एक यहाँ। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी बात थोड़ी बहुत हम कर चुके हैं पहले भी। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मिरर प्लेन मिरर है और रे यहां से आ रहा है, ठीक है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये आई है एंड दिस इज व्हाट आर, और ये एक्चुअली जाना इधर चाह रहा था और ये अपने पाथ से डेविएट करके इतना घूम गया डेल्टा। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल्टा कितना होता है अगर आप ध्यान से देखो, कि ये पूरे एंगल कितने होंगे 180, मतलब आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और आई और आर दोनों बराबर होता है तो दोनों हो जाएगा 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो डेल्टा बराबर कितना होगा 180 माइनस 2i, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इस ऐसे केस में क्या होगा 180 माइनस 2i, ठीक है। तो चलिए ये तो सिंपल है। अगर हम आपसे पूछते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम सीधा देते हैं सवाल, तो ऐसे आते हैं ये 30 डिग्री, सीधा ऐसा सवाल है। आपसे बोलेगा डेल्टा कितना होगा, तो आपको पता है कितना होगा 180। अच्छा ये 180 माइनस कोई किधर गया, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको लिखना पड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो डेल्टा इसमें अगर ऐसा है तो कैसा आएगा ये, तो 180 माइनस 2i मतलब 30 दूना 60, दैट इज 120 किधर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये मैंने बताना पड़ेगा और कोई बात नहीं, मैंने बताया नहीं जा सकता, आप इसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए, देखिए तो इधर ही घूमेगा डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 120 डिग्री, ठीक है ना। सिंपली ऐसे पूछ दे, ये क्या पर 2, ये 30 डिग्री। अब आपसे पूछ दे डेल्टा कितना, तो पहले तो आप ये तो बना ही लीजिए 2 × 30 दैट इज 120 डिग्री। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको इधर कर लीजिए, ये जाना इधर चाह रहा था, घूम ऐसे गया। अब बताइए कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? आंसर है क्लॉकवाइज है, तो आप लिखो क्लॉकवाइज। सिंपल, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर लीजिए। ये तो एक मिरर के साथ हो गया, बट सवाल 2-2 मिरर के साथ भी आते हैं। सवाल आपको 2-2 मिरर के साथ भी आते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अब वीडियो पॉज करके ही लीजिएगा। चलिए सवाल क्या आते हैं बेसिकली मैं बताऊं। सवाल कैसे आते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए ये है मान लीजिए मिरर M2, ये है मिरर M1, ठीक है, और ये है थीटा। मैंने आपसे पूछा, देखिए अब हम जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, ये क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन आफ्टर वन रिफ्लेक्शन, ठीक।
और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये पूछता है एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये पूछता है। 3 भी पूछ ले, 4 पूछ ले, बेसिकली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो जो हम बताने जा रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम 2 के लिए समझा लेंगे तो आप 3 के लिए बना सकते हो, 4 के लिए बना सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल हमको 2 तक के लिए देखना है, मुझे एक शॉर्टकट बताना है, इसलिए हम आपको ये सारी बातें कराएंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमको ऐसा करना है, ठीक। चलिए हम इसको बनाते हैं। मान लीजिए केस कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये ठीक है, ठीक। और मान लीजिए कि एक रिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो ऐसा है, यहाँ पे क्वेश्चन में मान लीजिए गिवन है, ये गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लीजिए आई दिया, ये गिवन होता है क्वेश्चन में, और तब आपसे सवाल ये दोनों करेगा, ठीक है, पहला और दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो ये है आई, ये क्या है आई। अब सवाल है कि मुझे बताना है कि एक रिफ्लेक्शन के बाद, एक रिफ्लेक्शन तो यही है, एक रिफ्लेक्शन तो यही है, इसको रिफ्लेक्ट करा दीजिए, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा भाई, ये ऐसे जा रहा था और ये अचानक से डेल्टा, ठीक है ना। तो डेल्टा 1 कितना है दोस्तों, ये हुआ डेल्टा 1। डेल्टा 1 कितना हुआ आपको पता नहीं है, 180 माइनस 2, ये आंसर हो गया, ये उसका आंसर है। और ये क्लॉकवाइज घुमा, देखो ये क्लॉकवाइज घुमा ऐसे गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इधर गया, ये तो डेल्टा 1 निकल गया, डेल्टा 2। अब इसका जो नॉर्मल होगा दोस्तों वो कुछ ना कुछ बताऊं आपको, इस सरफेस का नॉर्मल मान लीजिए ये थोड़ा बारीकी से देखिएगा, ये है नॉर्मल N1 और ये है नॉर्मल N2, क्योंकि मेरा 2 का है इसलिए ऐसा लिखे, ये है I, ठीक। अब ये हुआ इसका इंसिडेंस एंगल, मान लीजिए ये x, ये क्या है x, और ये रहा इसका रिफ्लेक्टेड एंगल। मुझे तो यही जानना है, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x। देख लीजिए रे ऑप्टिक्स है, फिगर बनने के बाद समझ में नहीं आएगा, बनते बनते समझ में आएगा, इसे ध्यान से देखते रहिए सारी बातों को, ठीक। अब ये बंदा जा रहा था इधर और ये मुड़ गया इधर, ये तो है डेल्टा 2, ठीक है। अब डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 2 क्या है, 180 माइनस 2x। इस मिरर के लिए देखिए, क्योंकि उसका इंसिडेंट एंगल है ये x, तो दैट इज 180 माइनस 2x, i की जगह x रखेगा। अब x नहीं दिया हुआ है, x निकालना है। अच्छा ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये क्या क्लॉकवाइज। तो अब टोटल डेल्टा कितना हुआ, यानी कि ये रे ऐसे जा रहा था, यहां से एक बार ऐसे मुड़ा, फिर एक बार ऐसे मुड़ा, तो टोटल डेल्टा कितना है, डेल्टा 1 मस्ट बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हमको सबसे पहले x निकालना है। अब इसमें 2 काम करने हैं। आप सबसे पहले डेल्टा में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 180 180 360 माइनस 2y, ठीक है, और माइनस 2x, ये है डेल्टा। इसमें हमको i दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है, तो x तुमको निकालना पड़ेगा। x कैसे निकालेंगे, तो बुद्धि से निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, अगर ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस x। पहली बात ये,
दूसरी बात, अगर ये नॉर्मल है तो ये पूरा 90 होगा, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस आई। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में देखिए, ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्या ये 180 डिग्री होगा? अरे ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो लिख दीजिए 180 डिग्री, सॉरी थीटा प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस एक्स बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 90 90 180 वो कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो गया? एक्चुअली मुझे तो एक्स निकालना है, एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स को इधर ले आइए इक्वल टू के बाहर, तो दैट विल थीटा माइनस आई। एक्स का वैल्यू तो ये आया। अब इस वैल्यू को ये रखेंगे, ये मान लीजिए 1 है, तो फ्रॉम 1 डेल्टा में रखेंगे 360 माइनस 2i माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स है थीटा माइनस आई, ये कितना हो गया डेल्टा। अच्छा, ये जो आंसर है कैसा है, देखिए कि डेल्टा 1 क्लॉकवाइज था और डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज था, ये दोनों जुड़ गए, तो ये भी जो आएगा वो कैसा है, क्लॉकवाइज। कैसा है ये, क्लॉकवाइज। तो डेल्टा बराबर 360 माइनस 2i माइनस 2 थीटा प्लस 2i, ये देखिए ऐसे कट जाएगा, तो डेल्टा कितना होगा 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। अगर आपने यहां ध्यान दिया तो वहां उस डेल्टा में आई का टर्म्स है ही नहीं, उसमें आई का टर्म है ही नहीं, यानी वो आई पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लिख लीजिए इसको। हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो यहां से हमको समझ में आ जाएगा। ये डेल्टा कैसा है, क्लॉकवाइज। कैसा है, क्लॉकवाइज। अब वीडियो पॉज करके लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए डेल्टा कितना है 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये एक सिस्टम है, ठीक है, और ये कोई एंगल है, ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज चले तो यहां से चले ऐसे क्लॉकवाइज, ये होता है रेफरेंस लाइन, आपको याद होगा एंगल हम इधर से रेफरेंस लाइन से देखते हैं, तो हमको इधर पहुंचना है, तो हम चले 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, ठीक है। या अगर हमको इधर चलना है यहीं से, तो हम डायरेक्ट नहीं चल सकते क्या इधर से, ये कितना होगा, अगर ये 360 माइनस 2 थीटा तो जाहिर सी बात है 2 थीटा होगा, अरे दोनों को जोड़ के 360 आना चाहिए ना, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो सकता है, तो दोनों हो सकता है डेल्टा, पहली बार 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, या डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों बराबर बातें हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। मतलब कि सवाल में अगर ये थीटा दिया हुआ है तो हम आराम से निकाल सकते हैं आंसर, हमको करने की जरूरत थी ही नहीं। अगर 30 होता तो वो 60 होता, 60 होता तो वो 120 होता, ये तय बात है, वहां देख लीजिए। पहचानना जरूरी ये है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बस, ठीक है। उसको भी पहचानने का तरीका हम आपको बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, रब करते हैं इसको, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसको चलिए एक एग्जांपल में दिया हुआ है ऐसा,
ये है 30, ये 60 डिग्री मान लो, ठीक, और ये यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक। आपसे पूछा फाइंड डेल्टा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन के बाद डेल्टा निकालेंगे, कोई खास बात नहीं, हमको पता है कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद आई पे ये 30 डिग्री भ्रमित करने के लिए दिया है कि बच्चा कैलकुलेशन करे, बट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था। डेल्टा बराबर सिंपल, ये 60 है तो 2 × 60 दैट इज 120 डिग्री। अब ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये पकड़ना पड़ेगा। तो कैसे पकड़ेंगे, तो पकड़ेंगे ऐसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि M2 और ये ध्यान रखिएगा ये जुगाड़ है, आपको करना है तो आप पूरा करके लेके आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, और नहीं तो जुगाड़ से करना है तो आप जुगाड़ से कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है ना, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ से 30 देखोगे तो यहाँ से ये होगा 30, ठीक है, ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये 60 तो ये भी 60, तो ये होगा 30, ये होगा 30, ठीक है, ये 30 तो ये भी 30, ठीक है। तो डेल्टा 1 यहाँ इसके आई से निकल जाएगा और डेल्टा 2 इसके आई से निकल जाएगा, ये है आपका n1 और ये है आपका n2, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। डेल्टा 1 कितना हुआ, तो 180, यानी पहले मिनट से ये जिसको भी मैं इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी है मान लो। तो डेल्टा 1 अगर बात करें, मान लो इसको क्या मान ले, डेल्टा 2 मान ले, चलिए डेल्टा 2 मान लीजिए, और इसको यहां से जाना चाहते इधर, लेकिन मुड़ गया इधर, ये है मान लो डेल्टा 1, ठीक है। तो डेल्टा 1 कितना है, दैट इज 180 माइनस 2 इंटू ये 30 है ना, 2 इंटू 30, और डेल्टा 2 कितना है 180 माइनस 2 इंटू 30, ये कितना आया 30 × 60 120, ठीक है, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। डिग्री क्लॉकवाइज, और ये भी आया कितना 120 डिग्री क्लॉकवाइज, तो डेल्टा बराबर कितना हो गया 240 डिग्री क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत, या फिर डेल्टा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। देख लीजिए 200 पहले 360 माइनस 2 थीटा, मैंने आपको बताया ना कि ये क्लॉकवाइज है, तो 360 में से अगर ये घटा देंगे तो जो बचेगा वो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आंसर सही है, ठीक। ये आपको ऐसे करना तो वैसे कर सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन 3 रिफ्लेक्शन के बाद 4 रिफ्लेक्शन के बाद कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे डायरेक्ट बनना चाहते हैं तो हमको वहां से ये समझना है कि डेल्टा बराबर 2 थीटा होता है, तो 60 × 2 बराबर 120 डिग्री। देखो 120 डिग्री आंसर है, तो आंसर हाँ सर है, तो लेकिन ये आप कैसे समझिएगा, ये हम ऐसे समझेंगे, इसको याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं। ये लाइट पड़ा किस पे है, तो M2 पे, किससे पड़ा है M2 पे, यानी कि पहले हमको क्या देखना है कि लाइट किस पे गिर रहा है, लाइट किस पे गिर रहा है, और फिर क्या देखना है कि दूसरे मिरर को कैसे घुमाया जाएगा जो वो अपने पोजीशन पे पहुंचेगा। यानी इस पे गिर रहा है M2 पे, तो M2 से M1 को कैसे ले गया गया है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, तो आंसर एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर एंटी क्लॉकवाइज। ये जुगाड़ है, कोई लॉजिक नहीं है, जुगाड़ है, ठीक है ना। तो यह 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करते हैं, इसमें नोट पे लिख लीजिए गाइस। देखिएगा नोट, पहला पॉइंट, if delta is equal to 360 minus 2 theta clockwise, then it can also be written as 2 theta anti-clockwise। पहली बात ये। दूसरा,
for two reflection to see the nature of rotation that is clockwise or anti-clockwise, to see the rotation anti-clockwise, see the mirror on which the ray falls first and then move the other mirror, move the other mirror to get its position. The manner in which it is rotated decides its nature. ठीक है, जिस पे पढ़ा और पहले उसको मार्क कर लीजिए, दूसरे मिरर को ले जाइए, जैसे वो जाएगा whether it is clockwise whether it is anti clockwise वही आंसर होगा. ठीक है, चलिए एग्जांपल करते हैं और भी. एग्जांपल नंबर ये क्या है, मानिए दूसरा एग्जांपल है, सपोज कर लीजिए. अब इसमें मान लो दिया हुआ एस है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और ये है इसका नॉर्मल और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है. ये है मान लो M1 और ये है मान लो M2, ठीक. और सबसे डेल्टा कितना होगा? एक बात तो बच्चों को समझना, 30 गुना 60 डिग्री होगा. अब क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज? तो रे गिरा इस पे और हमको M2 को घुमाना है, यहां से लेके इसको ऐसे. कैसे घुमा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? आंसर इधर से इधर गया मतलब क्लॉकवाइज, आंसर इस क्लॉकवाइज. अब करके देख लीजिएगा, यही आएगा. ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको आते हैं एग्जाम्स वगैरह में, मतलब ओलंपियाड वगैरह. बोर्ड में नहीं आएगा बट ओलंपियाड वगैरह में अच्छे सवाल आते हैं, तो उसमें ये भी एक अच्छा सवाल है. ठीक है, ये हुआ आपको प्लेन मिरर्स के बारे में सारा कुछ. ठीक है, अब बच्चों वाले सवाल कई लोग पूछते हैं मेरे से कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. यूजेस ऑफ प्लेन मिरर तो कोई खास बात नहीं, आप लोग खुद से भी लिख सकते हो ये सब बातें. ठीक, टू सी आवर इमेज. ठीक है, it is used in optical devices as a reflector. इसको रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज हम करते हैं प्लेन मिरर को. ठीक है, जैसे पेरिस्कोप वगैरह हुआ ना, पेरिस्कोप वगैरह में, तो पेरिस्कोप वगैरह में भी आप देखोगे, पेरिस्कोप ऐसा होता है ना, ये देखे होंगे आप लोग, पहले 8th क्लास में पढ़े होंगे इसको. यहाँ भी हम लोग लगाते हैं प्लेन मिरर्स. ठीक है, ताकि पानी के अंदर मान लो हमको देखना है, यहाँ से देखेगा, ये लाइट इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और आप इधर देख पाओगे. ठीक है, अपने रिफ्लेक्टर की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइसेस में. ठीक है, फिर इट कैन बी यूज्ड in optical device
एज अ डेविएटर ऑफ लाइट, मतलब लाइट को अगर डेविएट करना है तो भी हम काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में। आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हो, सैलून वगैरह में जाते हो, हर जगह यूज है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें लिख लीजिए। और भी बहुत सारी यूज है, ठीक है ना। अपने मन से चाहे जितने नंबर का है, 5 नंबर का है तो 5 नंबर लिख दीजिए, 4 नंबर का है 4 नंबर लिख दीजिए, जितने नंबर का होगा लिख दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स पे, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, टेढ़ा हो गया, मान लीजिए कोई स्फीयर है। ठीक है, और उसका रेडियस, ये स्फीयर है, स्फीयर मतलब पूरा ग्लोब, ग्लोब टाइप का, गोला टाइप का। ठीक है, और उसका रेडियस है r। ठीक है, मान लीजिए कि स्फीयर है, उसका रेडियस है r, और उसको हम क्या किए, काट दिए इधर से। ठीक है, काट दिए तो क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, ये एक शीशा है, मेड ऑफ ग्लास, मेड ऑफ ग्लास एंड इट इज हॉलो। ये हॉलो है और ग्लास का बना हुआ, उसको काट दिया। ठीक है, हॉलो है, शेल टाइप एकदम पतला शीशा का बना हुआ है, और इसको हम काट दिए। तो काटने के बाद क्या निकला, ये। ठीक है ना, इस पोर्शन में अगर हम पेंट इधर से किए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और जितने भी रे आते हैं उसको ये कन्वर्ट करता है। खैर ये समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो लिख रहे हैं उसको समझिए। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। आगे दिख जाएगा आपको क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेस को कन्वर्ट कराता है। ठीक है, अगर इस कटे हुए पोर्शन को हम ऐसे ले लें और पेंट इधर कर दें, ठीक है, तो ये होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखें कि पेंट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, जिसका रिफ्लेक्टिविटी अच्छा होता है, उसको इधर कर दीजिए तो ये हो गया कनकेव और हो गया कन्वेक्स। ये रेस को डाइवर्ज कराता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। दिख जाएगा आपको ऐसा क्यों होता है, तो ये कंडीशन। ठीक, चलिए अब इसमें एक छोटा सा बात और देख लीजिए। कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको, आपने पढ़ा नहीं है वो, ठीक है ना, जैसे अभी बताने जा रहे हो आपने पढ़ा नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए। आपको ये अच्छे से पढ़ना है, तो ध्यान में होना चाहिए। ठीक है ना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये कि अगर ये एक सर्कल है तो उसका रेडियस हर एक जगह पे परपेंडिकुलर, इस पे अपने सर्कमफ्रेंस से, यानी अपने पेरिफेरी से वो 90 डिग्री बनाता है। पहली बात तो ये, अगर वो इधर होगा तो ये 90 डिग्री होगा, अगर वो इधर होगा तो ये 90 डिग्री होगा, अगर वो इधर होगा तो ये 90 डिग्री होगा। मतलब सेंटर से जो पास होता है और पेरिफेरी तक आप उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी सर्कल का रेडियस जो होता है वो उसका नॉर्मल होता है। ठीक है, इस बात को लिख लेंगे। रेडियस ऑफ एनी सर्कल behaves as a normal for that
सर्कुलर सरफेस। ठीक, लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और जो ध्यान रखने वाली बात है, ये सब कीप इन माइंड बातें, मतलब अपने दिमाग में रखना ये सारी बातें आपको, ठीक है ना। जैसे आप आगे बढ़ोगे सब बात भी समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए दूसरा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। आई थिंक ये आपको पता होगा। अगर कोई ट्रायंगल ये है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ओके, सपोज इफ दिस इज थीटा, अगर हम जिस थीटा की बात कर रहे हैं वो ये थीटा है, तो इस थीटा के सामने वाला साइड इसका परपेंडिकुलर होगा और सबसे बड़ा वाला साइड इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो सबसे बड़ा कौन है? ये उसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये थीटा है तो ये जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा होगा, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तो sin थीटा बराबर p बाई h, cos थीटा बराबर ये अगर h है ये p है तो ये हो गया b, जिस पे एंगल बना होता है वो ही b होता है, बेस। तो cos थीटा बराबर b बाई h और tan थीटा बराबर p बाई b। आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा, अगर अच्छे से पढ़ना है तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा अगर ये बात आप जान लें। इफ थीटा इज स्मॉल, आप ये आगे बढ़ोगे तो सब कुछ समझ, आई थिंक ये तो आप पढ़े भी होंगे जो हम अभी लिखाने चाह रहे हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो टेक इट ग्रांटेड दैट व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। आगे जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ोगे आपको आप समझ में आ जाएगा आपको। हम ये चाहे तो एक समझा सकते हैं आपको, बट आपको भी समझ में नहीं आएगा। ओके, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल का मतलब क्या? 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, वही थीटा स्मॉल है, ठीक है ना। थीटा अगर बहुत स्मॉल होगा, तो थीटा स्मॉल मतलब 1 डिग्री टू 10 डिग्री तक बस। देन sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन, ठीक है। cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। और ये थीटा दोनों बराबर है, तो sin थीटा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि उनकी वैल्यूज सेम है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान रख सकते हैं। दिस थीटा इज इन व्हाट? रेडियन। आई थिंक आपको रेडियन पता होगा। ये वाला जो थीटा है, ये वाला, इसकी बात नहीं कर रहे, ये वाला थीटा शुड बी इन रेडियन, शुड बी इन रेडियन। खैर, हमको बस थोड़ा सा काम है, आप इसको ध्यान में रखें बस, हमको तो नहीं जरूरत है, बल्कि हमको उसकी वैल्यू से लेना नहीं है। ये दोनों बात आप ध्यान में रखिए तो हम आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, जो आपको एग्जैक्टली जो आपको बुकों में रटा दिया जाता है, ठीक है, यहाँ हम आपको समझा देंगे लाइक में, बट ये मैथमेटिक्स आपको ध्यान होना चाहिए। हम आपको ये भी बता सकते हैं, बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों नोट कर लीजिए, ये कीप इन माइंड करके टॉपिक, कीप इन माइंड, पहला ये, दूसरा ये, पहला और ये दूसरा, ठीक है। ऊपर में टॉपिक है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड है, ये पूरे टाइम आपको ध्यान रखना है, कीप इन माइंड, ये मैथमेटिक्स आपको ध्यान रखना है। और इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, जब ये बातें आपको ध्यान से आ जाएगी तो हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कनकेव मिरर स्पेस और उसके टर्म्स डिफाइन करेंगे।
ठीक है, ये होता है कनकेव मिरर, आएगा समझ में। और ये इसका अब जिस स्फीयर से कटा है उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो मान लीजिए उसका रेडियस ये उसका रेडियस है, यानी कि सेंटर क्या है, सेंटर सी। ये कितना होगा आर, ये कितना होगा आर, ठीक है। इसके लिए एक और पॉइंट डिफाइन करते हैं एफ, और ये डिफाइन करते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। क्या डिफाइन करते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। ये होता है पोल, जो मिडिल पार्ट होता है इसका, ये होता है पोल। ये है क्या, फोकस, लिखवा देते हैं आपको। और ये क्या है, सेंटर, ठीक है। और जब सेंटर, फोकस और पोल एक ही लाइन में आ जाएगा, मतलब कोलिनियर हो जाएंगे, तो इसका जो लोकस आएगा, जो इसको मिलाने से जो लाइन आएगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सारी बातें याद रखें। यहां पे एक और छोटा सा चीज है, ये लेंथ, मान लो कि ये लेंथ जो है वो है बी, इसको बोलते हैं अपर्चर, इसको बोलते हैं अपर्चर। ये जो लेंथ है ना, यहां से लेकर यहां तक के, ये जो लेंथ है इसके और इसके बीच में, ठीक है ना, उसके लेंथ को बोलते हैं अपर्चर, ठीक। अगर मान लो ऑब्जेक्ट रखे हम यहां पे, ठीक है, तो उसको एक मिनट, ये सेंटर लिख दिया ना, तो उसको हम ओ से कंफ्यूज मत करो, ये आपका सेंटर, सेंटर, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट यहां रखें इसको लिखेंगे ओ, और पोल से इसकी दूरी कहलाएगी यू, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये नोमेनक्लेचर्स है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बिल्कुल परेशान मत हो, आपको ये सब पता होना चाहिए, हालांकि एक क्लास में आपने पढ़ा भी है। और मान लीजिए कि उसका अगर ये जो इमेज है वो यहां बना कहीं पे, ठीक है, वो होगा आई, और ये जो दूरी है यहां से पोल से, उसको बोलेंगे वी। ये है आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका नोमेनक्लेचर। ये सब आप ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में ये सब बनाएंगे, ठीक है। क्या क्या है डिफाइन करना है, तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं सारी बातें, पर देख लीजिए कोई खास बात है। पोल, छोटा सा लिख देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस विथ मिरर, विथ मिरर। दूसरा फोकस, वेयर पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर पैरेलल रेज मीट, ठीक। ठीक है ना, सेंटर, सेंटर ऑफ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पुराना डेफिनेशन आपको पता है सेंटर क्या होता है, where radius is
वेयर ऐसा लिखे ऑल द रेडियस कन्वर्ज, ऑल द रेडियस ऑफ corresponding, जिससे काटा गया है, corresponding spherical surfaces coincides, ठीक, जहां ये मिलेंगे, सारा रेडियस जो जहां मिलेगा वही होगा क्या, सेंटर है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, एक काम करिए पहले प्रिंसिपल एक्सिस भी डिफाइन कर दीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस locus of pole, focus and center are called, is called principal axis, ठीक। उसके बाद लिख लीजिए सारी बातें, और भी लिखते हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं सब, ठीक है। इसको रब करते हैं, फिर आता है फोकल लेंथ, दैट इज एफ, distance between pole and focus, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। अब रेडियस को डिफाइन करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट ध्यान रखा गया हुआ, ठीक। फिर आता है छोटे u से डिनोट करते हैं इसको छोटे f से डिनोट करते हैं, दैट इज v, छोटे v से पोल एंड इमेज, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो लिख लीजिए। चलिए अब कुछ अच्छी बातें करते हैं जो आपको बताई नहीं गई होंगी। चलिए, अच्छा आपने अभी पढ़ा होगा अपने स्कूल में कि F बराबर R/2 होता है, R/2 होता है ना, और आपने ऐसे डिफाइन भी करा होता है फोकस को कि फोकस बराबर रेडियस का आधा। ऐसा हर समय नहीं होता है, मैं बताता हूँ कैसे, समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका मिरर, ये है आपका पोल, और मान लीजिए ये है आपका सेंटर, ठीक है। और मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, नहीं फोकस के लिए, फोकस हाँ ठीक है, फोकस के लिए तो रेस पैरेलल से आता है, ये रहा है यहां तक है, तो यहां टी नॉर्मल कौन होगा, तो इस पॉइंट का रेडियस नॉर्मल होता है ना, पढ़ा है मैंने, तो इसको मिला दीजिए, यानी इसके नॉर्मल जो होगा वो ये नॉर्मल, ठीक। ये सब नॉर्मल है, ठीक है। और मान लीजिए ये है दूरी दिया हुआ है b,
दूरी क्या दिया हुआ है b, ठीक। तो ये कैसे कटेगा, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ फॉलो नहीं होगा क्या आंसर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए वो इक्वल एंगल बनाते हुए कट गया यहाँ, तो फोकस का डेफिनेशन क्या पढ़े हो, जहां पे पैरेलल रेस कटेगा यानी कि यही f होगा। डेफिनेशन तो ऐसे ही डिफाइन किया हो ना, जहां पैरेलल रेस कटता है वही फोकस होता है, और ये जो लेंथ होता है पोल से उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, पढ़े तो यही हो ना आंसर। हाँ सर बिल्कुल। तो देखते हैं इसको, हम लोग देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक। चलिए मान लीजिए कि अगर ये b है, इसको पहले प्रूफ करते हैं। मान लीजिए ये थीटा है, ये क्या है थीटा, अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा थीटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा और ये कितना है, ये तो b होगा, ये b के बराबर है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, और ये है f, अच्छा ये कितना है, ये है r, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। और ये मान लीजिए कि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा ये r है तो ये कितना होगा, अभी ये भी तो r ही होगा ना, क्योंकि रेडियस है ना, ये रेडियस और ये रेडियस अलग अलग थोड़ी ना, बात तो वही है। दूसरी बात ये थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, क्योंकि पैरेलल है, ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े होंगे पैरेलल लाइंस में, और ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर है, तो क्या ये साइड और ये साइड बराबर होंगे, चलिए इसको लिखते हैं a। फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर देखिए बेसिकली ये क्या है, ये मान लीजिए x है, ये क्या है x, तो आपका f क्या है, f बराबर r में से x घटा देंगे तो वही ना होगा, यही होगा ना। अब x के लिए हमको काम करना है, ठीक है, मान लो ये है 1, x के लिए काम करना है तो काम करते हैं, ये है तो मान लो ये n है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल C F एंड A, C F A मतलब ये ट्रायंगल एंगल NC या फिर ACF इज इक्वल टू एंगल FAC इज इक्वल टू थीटा। अगर ऐसा है सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो पढ़ा होगा आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। पहली बात ये, अगर ये आइसोसेलेस होगा तो ये बराबर ये होगा, अरे ये और ये बराबर होगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये और ये बराबर होंगे। अगर आप चाहे कंग्रुएंट प्रूफ करके कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। यानी कि दिस अगर ये आइसोसेलेस है तो और ये परपेंडिकुलर है तो ये और ये बराबर होंगे, यानी कि CN इज इक्वल टू NA, CN इज इक्वल टू NA इज इक्वल टू कितना R/2। अगर ये R है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो एक पार्ट कितना होगा R/2, ठीक। अच्छा अब देखिए ट्रायंगल ये लिख देते हैं, यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल NFC राइट एंगल एट किधर है N। इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि cos थीटा बराबर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है उसका हाइपोटेन्यूज और ये है इसके लिए बेस, और इसके सामने वाला होगा इसका परपेंडिकुलर। इसका बेस ये है तो cos थीटा बराबर क्या होगा CN अपॉन CF, ठीक है। और CN क्या है, CN है R/2, मैंने निकाला वहां पर R/2, और CF क्या है तो x, ठीक है। तो दोस्तों x बराबर क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे तो x बराबर क्या हो गया
r/2 इंटू 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सपोज इफ इट इज 2, ठीक, लिख लीजिए इसको। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हो गया। चलो अब जो है, अब पुट करो, पुट 2 इन 1। अब 2 को 1 में पुट करिए। f बराबर क्या आएगा? r माइनस x, x इज व्हाट? r/2, और 1/cos को sec थीटा लिखते हैं, कोई खास बात नहीं है, तो इट इज sec थीटा। ठीक है। अब जरा देखिए आप, f बराबर r/2 है क्या कहीं से? f बराबर r/2 जो आपको पढ़ाया जाता है वो आया क्या? ये गलत नहीं है, सही है, आप गलत पढ़ रहे थे। एक्चुअल आंसर वो है, फोकल लेंथ का जो एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला अजम्पशन से आता है। क्या अजम्पशन है वो मैं आपको बताता हूं। क्या अजम्पशन है वो देखिए। अब बोलोगे सर थीटा, थीटा आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थीटा अगर ध्यान से देखो तो ये है आपका थीटा, और ये है b और ये है r। आप अगर ध्यान से देखो तो sin थीटा बराबर b अपॉन r आप निकाल सकते हो। b और r पता है तो आप उसका थीटा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मुझे बताना है ये कि फोकल लेंथ का एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है, r/2 नहीं है। फिर सर हमको r/2 क्यों पढ़ाया जाता है? तो आंसर है इसलिए पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इफ थीटा इज स्मॉल, देखिए इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, इस ये होता है इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, उसको इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, कोई खास बात नहीं है। रे का प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, कोई खास बात नहीं है। ओके, सो इफ थीटा इज स्मॉल, मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने आपको पढ़ाया है इफ थीटा इज स्मॉल देन cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अगर cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 देन sec थीटा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि 1/cos थीटा ही sec होता है, कोई खास बात नहीं है। तो इफ थीटा इज स्मॉल देन, if theta is small then only, तभी, हर केस में नहीं, तभी f बराबर r माइनस r/2, और sec थीटा का वैल्यू क्या कब, जब थीटा स्मॉल रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। जब थीटा स्मॉल होगा, हर केस में नहीं, जब थीटा स्मॉल होगा f बराबर r माइनस r/2 कितना हुआ r/2। तो ये इस केस के लिए वैलिड है। ठीक, तो हम लोग को एक्चुअली में यही केस पढ़ना है कि जब थीटा स्मॉल होगा, जब थीटा स्मॉल होगा हमको वही केस पढ़ना है, हमको बड़े बड़े थीटा के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग बार बार एक बराबर r/2 बोलते हैं, बट एक्चुअली बात तो ये है। ठीक है, अब थीटा स्मॉल कब होगा इसकी बात हम करते हैं, पहले आप इसको नोट करिए। तो बच्चों एक बात समझ में आएगी, अगर थीटा स्मॉल होगा f बराबर r/2 तभी होगा। ठीक है, हमेशा के लिए वो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, जब थीटा स्मॉल होगा तभी वैलिड है, और हम लोग को पढ़ना भी थीटा स्मॉल के लिए ही है। अब थीटा स्मॉल कब होगा, थीटा स्मॉल कब होगा? थीटा स्मॉल होगा तब जब आपका b छोटा होगा, जब आपका b छोटा होगा। चलिए, थीटा अगर स्मॉल होता है, हम इसी को समझाते हैं। थीटा अगर स्मॉल होगा तो sin थीटा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, बताया आपको। और sin थीटा बराबर होता क्या है, b अपॉन r, वहां देख लीजिए। ठीक है,
साइन थीटा इस ट्रायंगल में देख लीजिएगा, ये ट्रायंगल में आप ले लीजिए डी ले लीजिए, इन ट्रायंगल डी ए और सी, इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल यहाँ पे है, तो वहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा और बी अपॉन आर, तो साइन थीटा छोटा कब होगा? जब बी बहुत छोटा होगा। अरे बी छोटा होगा तब ना ये रेशियो छोटा होगा। अगर बी छोटा होगा, बी आर को तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर आर को बिना किए अगर इसको छोटा करना है तो बी को छोटा होना पड़ेगा, तभी ना साइन थीटा छोटा होगा। फॉर स्मॉल बी साइन थीटा विल बी स्मॉल, ठीक है, तो छोटा होना पड़ेगा इसको, यानी कि इस बात को आप लिख लीजिए। तो अगर ये लगभग मान लो यहां पे है ये, और ये सी है, तो इसका जो रेडियस होगा ऑटोमेटिकली ये थीटा स्मॉल होगा, और तब जाके ये कटेगा आपको ऐसे, तब ये होगा f, तभी f बराबर r/2 होगा, ठीक है, ये बहुत स्मॉल होगा। For small theta, b should be small, यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, ठीक है, तभी ऐसा कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रेज को जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत पास में है, इसको हम पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं, ठीक है। Paraxial rays. If B, that is what? Impact parameter. नाम है impact parameter, कोई खास बात नहीं है। Is small or rays very close to principal axis are called paraxial rays, ठीक है। यानी कि बी, यानी कि रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, वैसे रेज को क्या बोलते हैं? पैराएक्सियल रेज। क्या बोलते हैं? पैराएक्सियल रेज, ठीक है। तो एक चीज आप समझ लीजिए, अभी से जो भी रिफ्लेक्शन का जो भी क्राइटेरिया पढ़ेंगे वो सिर्फ पैराएक्सियल रेज के लिए ही पढ़ना है हमको, दूर वाले रेज के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चाहे ये यहाँ पे दिया हो, चाहे यहाँ पे दिया हो, समझना आपको यही है कि वो पैराएक्सियल रेज है, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है अजम्पशन, हम लोग एक अजम्पशन लेके चलेंगे। अजम्पशन पूरे रिफ्लेक्शन में चलेगा। अजम्पशन इन आवर स्टडी हमको जो पढ़ना है, रेज आर पैराएक्सियल, ठीक है, हमको यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई भी डेरिवेशन करें या कुछ भी करें, वो हम लोग पैराएक्सियल रेज के लिए ही करते हैं, ठीक है, पैराएक्सियल रेज के लिए ही करते हैं। पैराएक्सियल रेज होगा तो थीटा ऑटोमेटिक स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं, इसको ध्यान में रखें। एंड फॉर दैट पैराएक्सियल रेज f बराबर r/2 फॉर स्फेरिकल वेव्स, ठीक है ना। देखिए इसको, ये हुआ कंप्लीट बात। इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो भी पैराएक्सियल रे होंगे वो सब का सब कहां कटेगा? f/2 पे, r/2 पे। जो भी पैराएक्सियल रे होंगे सब यही कटेगा। ये क्या किया है?
रेस को कन्वर्ज कराया है, ये रे को क्या किया है, कन्वर्ज कराया है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है F और ये है F, ठीक है। इफ इट इज C, इफ इट इज R, देन F बराबर R/2, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर, ठीक है। दूसरा, अगर ये है ऐसा, ये सब वैसा ही है फोन, ठीक है, परेशान मत हो। मान लीजिए ये रे ऐसा आया है, अब देखिए, अब ये रे ऐसा आया है, मान लीजिए ये है C, तो ये है रेडियस R। अब इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, इसका रेडियस मान लीजिए C है, ठीक है। तो ये होगा आपको क्या, नॉर्मल। अब ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो उधर ही होगा ना, दिस मस्ट बी I और R, बात तो बराबर ही है ना। ये इधर से लीनियर होता, ठीक है, उसके नॉर्मल क्या होता, ये वाला, तो वो भी कैसा आएगा, वो भी ऐसा आएगा, ठीक है। और फिर ये दोनों कहाँ मिलेंगे, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रे कभी मिलने वाला नहीं है आपस में। जब नहीं मिलेगा तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ा के मिलाएंगे, ठीक है ना। ये है आपका F, ठीक है, ये है आपका F, और यहाँ भी F बराबर R/2। तो ये रेस को क्या करा, डाइवर्ज किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है। इसमें F इस, देखो इसी साइड में है F, इधर भी इसी साइड, मतलब जो झुका हुआ पार्ट है उसी साइड में है, यहाँ भी उसी साइड में है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। पहले हम मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज जान लीजिए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इधर भी इमेज बन सकता है, मिरर के उधर भी इमेज बन सकता है, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन जब तक नहीं पता होगा हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इमेज बना तो बना कहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे साइन कन्वेंशन, ये है पोल, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात लिखेंगे, आप कोशिश ये करिए कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखें, ठीक है ना। पुट द ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट साइड, ये हमेशा याद रखें, ठीक। इसको मानते हैं ओरिजिन, इसको मानते हैं ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन होगा तो ये वाला होगा पॉजिटिव और ये वाला होगा निगेटिव, ठीक है। पहली बात ये, हालांकि इसका जो बेटर डेफिनेशन है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ द रे, डायरेक्शन ऑफ द रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव। मतलब मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो इससे जो रे इधर गया तो ये रास्ता किधर है, उस तरफ, यानी कि उधर वाला पॉजिटिव तो इधर वाला क्या हो गया, निगेटिव। डायरेक्शन ऑफ द रे, ये जो डायरेक्शन है ये बता रहा है कि आपको उधर वाला पॉजिटिव है और इधर वाला निगेटिव है। बात समझ गए। तो कोशिश ये करते हैं, ये कोशिश है, रखने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड में, ज्यादातर बुकों में देखोगे तो यही काम करता है। लेकिन अगर राइट साइड में अगर आपको रखना है, अगर मान लीजिए इधर रखना है, ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ द रे को देखिए। अगर ये डायरेक्शन ऑफ द रे है तो इधर वाला पॉजिटिव
और इधर वाला नेगेटिव। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बट एक चीज लेके चलेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है ना। तो हम भी हमेशा अपने स्टडी में यही लेके चलेंगे, पुट द ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, और डायरेक्शन ऑफ द रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव। जो डायरेक्शन होगा रे का वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये अगर डायरेक्शन है तो उधर वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको भी दिए हैं, ये कोशिश करते हैं ट्राई टू कीप इट, और नीचे वाला जो है ये ऑलवेज ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है, हमेशा यही सही है। मेरी बात ध्यान से सुने, ये हमेशा सही है, चाहे वो आप ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखो चाहे राइट पे रखो, कोशिश करते हैं हम लेफ्ट पे रखने का, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। असली साइन कन्वेंशन तो ये है, ठीक है। अगर हम राइट में रखे हैं तो ये वाला डायरेक्शन धीरे, मतलब ये बता रहा है कि इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। अब चलिए मिरर फॉर्मूला थोड़ा डिराइव करते हैं। मान लीजिए कि किसी एक मिरर को लेकर हम मिरर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, उसके बाद वो वैलिड होगा हर मिरर के लिए, मतलब हर टाइप के मिरर के लिए वो वैलिड होगा, इसलिए इसका नाम मिरर फॉर्मूला है, और ये हर जगह वैलिड होगा दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये है आपका सेंटर और ये है मान लो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कटा यहाँ पे, यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, तो यहाँ से मिला होगा, मिला, ये है नॉर्मल, और यहाँ से इक्वल एंगल पे ये ऐसे कटेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये है अल्फा, ये एंगल बना रहा है, ये एंगल है बीटा। अब ये प्रूफ है, ध्यान से देखिएगा, ये है गामा, ठीक है। ये है मान लो आई, तो ये भी कितना होगा आई, बराबर होता है, ठीक है। अब छोटी सी बात हम यहां देखेंगे एक चीज और, पैरेक्सियल रेज है, रेज कैसा है देखिए, अजम्पशन हर जगह वैलिड होगा, यहां भी वैलिड है, पैरेक्सियल रेज हम लोग को यही पढ़ना है, पैरेक्सियल रेज, ये हमारा जंक्शन है यहाँ पे, ठीक। चलिए ठीक है, अगर ये पैरेक्सियल रेज होगा, मान लो ये n है, अगर ये पैरेक्सियल रेज है तो क्या np ये डिस्टेंस टेंड्स टू 0 होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। हम चाहे ON की बात करें चाहे OP की बात करें, बात बराबर होगा, बोलो बात है समझ में, क्योंकि वो पैरेक्सियल रेज है, ये भी बहुत छोटा होगा, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा U, ये क्या होगा R, और ये है I, ये क्या होगा, क्या होगा ये होगा V, ठीक है। तो यहां देखेंगे कि O है, इसको मान लीजिए A, ये पॉइंट A है, M है, चलो ठीक। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAN, tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर दिस, यानी कि AN अपॉन U। अब U चाहे एक्चुअली तो U OP है, बट हम n तक भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, ON क्या है U, इसको लिख लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल CAN, tan बीटा बराबर क्या होगा, AN अपॉन ये R, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ इन ट्रायंगल IAN, ठीक है, tan गामा बराबर AN अपॉन B, AN अपॉन B, ठीक। उसके बाद दोस्तों, अच्छा क्या ये पैरेक्सियल रेज है, बिल्कुल है। तो पैरेक्सियल रेज होगा तो क्या ये बहुत छोटा होगा अल्फा, सारे एंगल छोटे होंगे, पैरेक्सियल का मतलब ये है कि सारा एंगल छोटा होगा। अगर ये छोटा होगा तो क्या हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं, वहां देख लीजिए, वहां लिखा है आपको, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा लिख सकते हैं, ठीक।
चलिए अब चला ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल OCA, क्या ये बीटा बराबर ये और ये जोड़ होगा, मतलब बीटा बराबर I प्लस अल्फा। अरे एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में, ये कहानी है कि नहीं? बिल्कुल है। दूसरा गामा इन ट्रायंगल CAI, गामा बराबर बीटा प्लस आई, अगेन एक्सटीरियर एंगल, गामा बराबर बीटा प्लस आई। ठीक है, यहां पे दोस्तों हम ये लिख सकते हैं आई बराबर बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, तो यहां पुट कर सकते हैं। इफ इट इज 1 देन फ्रॉम 1 गामा बराबर बीटा प्लस आई के लिए क्या रखेंगे, बीटा माइनस अल्फा। मतलब एक चीज समझ में आया कि गामा प्लस अल्फा बराबर 2 बीटा। इसको पहले लिख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, इसको कर लीजिए 1, इसको कर लीजिए 2, इसको और इसको कर लीजिए 3 और इसको कर लीजिए 4। तो फ्रॉम 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको ध्यान रखिए, आप पॉज करके लिख सकते हैं। यानी क्या गया, गामा प्लस अल्फा बराबर 2 बीटा। ठीक है, ये मान लीजिए फिफ्थ। नाउ पुट 1 2 3 इन फिफ्थ रखेंगे तो क्या होगा, गामा बराबर यहां से गामा बराबर an by b प्लस अल्फा बराबर an by u बराबर 2 इंटू बीटा बराबर an अपॉन r। ठीक है, दोनों साइड an कॉमन लीजिए और काट दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 by b प्लस 1 by u बराबर 2 अपॉन r। ठीक है, और ये मान लीजिए छठा। ठीक है, अब we know that f बराबर r by 2, इससे क्या निकल के आएगा, 1 by u बराबर 2 अपॉन r। ये 7, पुट 7 in 6, you get 1 by b plus 1 by u बराबर 1 by f। दिस इज मिरर फॉर्मूला, अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना, बट दिस इज मिरर फॉर्मूला, वी कैन से दैट यही आएगा, बट थोड़ा सा और करेक्टली करना है। इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है, इसको लिख लीजिए पॉज करके और हम इसको रब करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1 by b प्लस 1 by u बराबर 1 by f। लेकिन इसमें कहीं भी हम लोगों ने सिंबल का यूज किया, साइन का यूज किया, प्लस माइनस कुछ भी नहीं। इससे हमको आंसर तो आएगा बट माइनस प्लस का आंसर नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो उस अगर ये फॉर्मूला हमको साइन कन्वेंशन के साथ चाहिए तो यहाँ पे एक बार साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक बार साइन कन्वेंशन लगाइए इस फॉर्मूला में, और उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो होगा आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और उस फॉर्मूला में जो भी आप साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे
क्वेश्चन में, तो आंसर भी आपको साइन कन्वेंशन के साथ ही आएगा। और हमको चाहिए भी क्या, आंसर साइन कन्वेंशन के साथ चाहिए, ताकि ये डिसाइड कर सके कि इमेज कहां बना है, ठीक है ना, मिरर के किस साइड बना है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाएगी ये वाला। अब ये क्या बता रहा है कि उधर वाला पॉजिटिव है और इधर वाला क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन। तो कहने का मतलब है फॉर द गिवन केस v क्या है, नेगेटिव, u क्या है, नेगेटिव, f क्या है, नेगेटिव। देखिए f भी कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, f भी कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, ये f भी कहीं ना कहीं यहीं पे होगा। तो फॉर द गिवन केस v भी उधर ही है, u भी उधर ही है और f भी उधर ही है, तो ऑल आर नेगेटिव। पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। क्या लिखेंगे, फॉर साइन कन्वेंशन, फॉर साइन कन्वेंशन पुट द particular sign, particular term with proper sign, with proper sign in above formula, above formula to get answers with sign, ठीक है। तो पुट करिए, ऊपर वाला पुट करिए। सो इफ यू पुट इट, इट इज 1 by minus v plus 1 by minus u बराबर 1 by minus f। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि यहाँ पे अगर माइनस दोनों साइड से कॉमन ले लोगे तो ये माइनस हट जाएगा एंड यू विल गेट द फॉर्मूला लाइक दिस। बट ये तरीका यही है, ठीक है ना। अब जब हम लोग जब वो करेंगे, जब आप रिफ्लेक्शन थ्रू कन्वेक्स लेंस वगैरह देखोगे तो उसमें ये जो आता है और साइन कन्वेंशन के बाद जो आता है वो दोनों अलग अलग होता है, तो तब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 1 by v plus 1 by u बराबर 1 by f। Now we can say that this is mirror formula and it is applicable for any mirror, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, किसी के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है। तो यहां तक आप ध्यान से पढ़िए, हम यहां पे छोड़ते हैं। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए थैंक यू।